नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे कि उसका शासनकाल कैसा था और अपने जीवन में उनकी क्या क्या योग्यताएं थी। क्योंकि यह प्रश्न कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है, इनका जो राजारोहण हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का तुर्क जनजाति था। वह तुर्किस्तान का रहने वाला था। बचपन में ही दास के रूप में वह नैसापुर के बाजार में लाया गया। वहाँ उसे काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने खरीद लिया। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया और इसलिए उसे कुरान खां यानी कि कुरान पढ़ने वाला भी के नाम से भी वो जाने जाते हैं या उनके नाम से प्रसिद्ध है। बाद में वह नैसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन के जीवन में महान परिवर्तन आया। अब क्या ये परिवर्तन था, सो देखते हैं। अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर-ए-आखुर, जिसका अर्थ होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी, के पद पर प्रोन्नत कर दिया। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोड़, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। बाद में तराइन के युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक भी नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इसी अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। उसने राजपूत राज्यों से संघर्ष किया, गढ़वालों को पराजित किया, गुजरात, बयाना, ग्वालियर के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का हाथ बटाया। वस्तुतः मोहम्मद गौरी की सैनिक योजना को मूर्त रूप ऐबक नहीं दिया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारी उसे अपना प्रधान मानने लगे थे, क्योंकि गौरी सदैव ही मध्य एशिया की राजनीति में ही उलझा रहता था। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था। उनका मानना है कि खोखरों के दमन के पश्चात गजनी वापस जाते समय मोहम्मद गौरी ने ऐबक को औपचारिक रूप से मलिक और भारतीय प्रांतों का वली अहद यानी कि उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस धारणा को मानने वाले के लिए स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध फिलहाल नहीं है। हबीब और निजामी के अनुसार गौरी ने अपना प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। अचानक मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। साथ ही संभवतः उसकी योजना अपने अधीन 3 स्वतंत्र अधिकारियों को रखने की थी। यह धारणा की पुष्टि बाद के घटनाक्रम से होती है। गौरी यद्यपि अपने गुलामों पर अत्यधिक भरोसा करता था, तथापि उसने न तो यल्दौज और न ही कुतुबुद्दीन को दास्ता से मुक्त किया था। अतः कुतुबुद्दीन को सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ऐबक का राज्यारोहण। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की जिस समय यानी कि 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई, उस समय उसके भारतीय क्षेत्रों का प्रबंध कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था। गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों का प्रश्न हल नहीं हुआ। गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद गौड़ का शासक बन बैठा। उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी। गौड़ साम्राज्य के अवशेषों पर कब्जा जमाने के लिए 3 व्यक्ति ललायित थे।
जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रमुख थे। ऐबक का अब भी भारतीय प्रदेशों पर अधिकार था। राज्य की अव्यवस्थित अवस्था को देखकर उसने भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की चेष्टा की। उसने गयासुद्दीन के पास यह खबर भेजी कि अगर वह ऐबक को भारत का शासक स्वीकार कर ले तो ऐबक उसे ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध भी सहायता करेगा। सुल्तान ने उसकी बात मानकर उसे भारत का शासक स्वीकार कर लिया। सुल्तान की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ। यद्यपि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल मलिक एवं सिपहसालार की ही रही, इसलिए वह अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवा सका। परंतु 1208 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दासता से मुक्त कर वैध रूप से दिल्ली को स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दूरभाष, पताका और नक्कारा भेजकर उसे सुल्तान की पदवी से भी विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। ऐबक की समस्याएं और उसका निराकरण। जिस समय ऐबक सुल्तान बना उस समय उसके अधीन भारत के अनेक इलाके थे। उत्तर पश्चिम सीमा से मध्य भारत तक उसका राज्य विस्तृत था। इसके अंतर्गत मुल्तान, उच्च, नहरवाला, सियालकोट, लाहौर, तबर हिंद, तराइन, अजमेर, हांसी, सरस्वती, कोहराम, मेरठ, कोयल, दिल्ली, बदायूं, भीरा, बनारस, कन्नौज, कालिंजर, अवध और मालवा के क्षेत्र थे। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज्य में ही शामिल था। बंगाल पर तुर्कों का अधिकार था, परंतु तुर्कों की सत्ता शिथिल पड़ती जा रही थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दौज कुबाचा और बिहार बंगाल के खिलजी अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए थे। ऐबक के सामने अन्य समस्याएं भी थी। गोरी के राज्य पर अधिकार कर लेने से मुइज़्ज़ी और कुतुबी अमीर भी उनसे नाखुश थे। राजपूत राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर स्वतंत्र हो चुके थे। बंगाल, बिहार में खिलजी और सेन वंशी शासक अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ऐबक ने अपना सारा ध्यान अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की तरफ लगाया। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले अपने विजित क्षेत्रों की ही सुरक्षा और प्रशासनिक गठन को अपना लक्ष्य बनाया। यल्दौज के साथ उसका संबंध देखते हैं। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में कुतुबुद्दीन के अतिरिक्त यल्दौज की भी विशेष हैसियत थी। वह भी अपने आप को मृत सुल्तान का उत्तराधिकारी मानता था। उसे भी मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर स्वतंत्र कर दिया था। साथ ही उसे गजनी और मध्य एशियाई क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। इससे यल्दौज के हौसले काफ़ी बढ़ गए थे। अब वह अपने को मोहम्मद गोरी के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा। वह पंजाब और अंततः दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा, क्योंकि ये क्षेत्र मोहम्मद गोरी के अधिकार में थे। यह स्थिति कुतुबुद्दीन के लिए संकटपूर्ण थी। यल्दौज ने उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली थी। अतः ऐबक ने दृढ़तापूर्वक यल्दौज का सामना करने का निश्चय किया। सुल्तान द्वारा मुक्ति पत्र एवं गजनी पर शासन करने के फरमान प्राप्त करने के बाद यल्दौज ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए गजनी से प्रस्थान किया। उसने लाहौर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ने युद्ध में यल्दौज को पराजित कर उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। गजनी पर कुतुबुद्दीन अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सका। स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर लौटना पड़ा। यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह पुनः ऐबक के समय में पंजाब पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सका।
कुतुबुद्दीन भी अपने एक प्रबल प्रतिद्वंदी से निश्चिंत हो गया और उसकी स्थिति अब पहले से मजबूत हो गई। कुबाचा से संबंध, इनका पूरा नाम है नासिरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन का दूसरा प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा था। वह मुल्तान और उच्च का प्रशासक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह भी स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगा। उसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन को उससे भी खतरा था, इसलिए ऐबक ने उसके साथ भी अपने संबंध निश्चित किए। यल्दौज के विपरीत कुबाचा के साथ ऐबक ने मैत्रीपूर्ण और कूटनीतिक चाल चली। उसने कुबाचा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इससे दोनों की कटुता समाप्त हो गई और कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक ने इस प्रकार एक अन्य प्रभावशाली प्रतिद्वंदी को अपने पक्ष में मिलाकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। ऐबक और अली मर्दान। मोहम्मद गोरी के समय में ऐबक जिस समय मध्य भारत में तुर्की सत्ता का विस्तार कर रहा था, ठीक उसी समय गोरी के एक अन्य सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की। उसने 1197 से 1202 के मध्य बिहार को अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार से आगे बढ़कर उसने नदिया यानी बंगाल पर अधिकार कर लिया और लखनऊती में तुर्की राज्य की स्थापना की। इख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद में अली मर्दान ने कर दी और बंगाल में एक स्वतंत्र सुल्तान के समान शासन करने लगा, परंतु उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। खिलजी सरदार उसका बराबर विरोध करते रहते थे, अतः इख्तियारुद्दीन ने ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक भी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसे एक सुनहरा मौका मिल गया। उसने अली मर्दान को सैनिक सहायता देकर उसे लखनऊती में अधीनस्थ शासक के रूप में स्थापित कर दिया। अली मर्दान और अन्य खिलजी सरदारों ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह बंगाल पर भी ऐबक का प्रभाव स्थापित हो गया। राजपूत राज्यों के प्रतिनिधि। अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत कर ऐबक ने विद्रोही राजपूत राज्यों की ओर ध्यान दिया, जिन्होंने गोरी की हत्या से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और तुर्की राज्य को निरंतर चुनौती दे रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर हाथ से निकल गए थे। बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया था। अंतर्वेदी के राज्यों ने कर देना भी बंद कर दिया था, अतः ऐबक ने इन राज्यों की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो गया। ऐबक ने बदायूं पर पुनः अधिकार कर लिया। वहाँ इल्तुतमिश को प्रशासक बहाल कर दिया। जिन राजाओं ने कर देना बंद कर दिया था उनसे पुनः कर वसूला जाने लगा और तुर्की सत्ता स्थापित की गई। ऐबक अपनी असामयिक मृत्यु के कारण कालिंजर और ग्वालियर पर पुनः अधिकार नहीं कर सका। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का योगदान। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऐबक ही था। यद्यपि वह एक छोटी अवधि के लिए ही सुल्तान बना, तथापि इसी बीच उसने तुर्की शासन की झापका नींव डाली। गोरी के सहायक के रूप में उसने भारत में अनेक प्रदेश जीते। वस्तुतः गोरी से अधिक विजय ऐबक ने हासिल की। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था भी कायम की। अपनी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला के नाम से भी विख्यात थे। उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता भी भरी हुई थी। वह साहित्य और कला का संरक्षक भी था। हसन निजामी और फर्रुख मुद्दीर उनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। उसने 2 प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण भी करवाया, दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। उसने कुतुब मीनार बनवाने का कार्य भी आरंभ किया, परंतु इसे वह पूरा नहीं कर सका। ऐबक को प्रशासन की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिल सका। वह सिर्फ 4 वर्षों के लिए शासक बना। इस अवधि में भी उसका अधिकांश समय नवजात तुर्की राज्य की सुरक्षा में ही व्यतीत हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके द्वारा स्थापित नींव पर ही आगे इल्तुतमिश और बलबन ने सल्तनत की भव्य इमारत खड़ी की।
ऐबक में साहस, वीरता, कूटनीतिज्ञता भरी हुई थी। डॉक्टर हबीबुल्लाह ऐबक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता और पारसियों की परिष्कृत अभिरुचि और शालीनता पाई जाती है। बाद के इतिहासकार फरिश्ता और अबुल फजल भी ऐबक की प्रशंसा करते हैं। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है 1210 ईस्वी में। चूँकि यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए इनको जल्द ही पद से हटा दिया जाता है। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। ऐबक से उनका संबंध निश्चित नहीं है, यद्यपि कुछ विद्वान उसे ऐबक का पुत्र मानते हैं। आराम शाह एक अक्षम और आराम तलब व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। राज्य में अनेक जगह विद्रोह हो गए। कुवाचा ने सिंध तथा खिलजियों ने बंगाल पर विद्रोह कर दिया। आराम शाह स्थिति पर नियंत्रण पाने में असमर्थ था। अतः दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम और दामाद भी था, को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा गया और इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की खबर पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। इस प्रकार हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो सुनने के लिए काफ़ी धन्यवाद।